हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज किशोर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर अब पाकिस्तान की आएगी शामत। जी हां, भारत का हुआ चाबहार बंदरगाह। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे अब मुइजू ने एक बार फिर से भारत को लेकर बिगाड़ा है बोल। बताएंगे क्या कहा। साथ ही साथ सीएए लागू होने के बाद भारत के इस राज्य के सरकार ने 18 पाकिस्तानी शरणार्थियों को दे भी दी नागरिकता। बताएंगे किसने ये बड़ा फैसला उठाया है दोस्तों। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव होने के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर भी सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है। साथ ही 7 चरणों में चुनाव कराने पर भड़की टीएमसी। चुनाव आयोग को भी खूब सुनाया बंगाल की टीएमसी ने। बताएंगे दोस्तों क्या कहा। साथ ही कांग्रेस भी सुनाने में पीछे नहीं हटा है और मोदी जी ने क्या कहा दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे। आयुष्मान योजना से लेकर 15 लाख रुपए मिलने तक की सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारत पर आंख उठाने वाले बचने नहीं वाले। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत का हुआ चाबहार बंदरगाह ईरान के साथ डील हुई फाइनल। अब पाकिस्तान की आएगी शामत, कोई नहीं रोक सकता। जी हां, भारत और ईरान में चाबहार बंदरगाह को लेकर अंतिम समझौता हो गया है। चाबहार भारत का पहला विदेशी बंदरगाह होगा। अभी तक इस बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध था। चाबहार बंदरगाह पर भारत की मौजूदगी को पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। चाबहार बंदरगाह की डील को फाइनल करने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कई बार ईरान का दौरा किया था। भारत की सबसे बड़ी चिंता ईरान के खिलाफ लगे अमेरिकी प्रतिबंध थे। ऐसे में भारत ने चाबहार बंदरगाह समझौते को लेकर अमेरिका को भी विश्वास में लिया है। चाबहार के रास्ते भारत यूरोपीय देशों और मध्य एशिया तक अपने सामान को जल्द से जल्द पहुंचा पाएगा। इसे पाकिस्तान में चीनी कर्ज से बने ग्वादर बंदरगाह का तोड़ भी माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें नए दीर्घकालिक समझौते का उद्देश्य मूल अनुबंध की जगह लेना है, जो चाबहार बंदरगाह में शाहिद बेहेस्टी टर्मिनल पर भारत के संचालन को कवर करता है। पुराने समझौते को हर साल रिन्यूअल की जरूरत पड़ती है, यानी कि 10 साल जैसे कंप्लीट होते हैं दोस्तों, फिर एक बार रिन्यू करवाना पड़ता है उसमें। चाहे वो रिन्यू करते टाइम दूसरा देश उस पर हासिल कर ले, उस डील को हासिल कर ले, तो दूसरे देश को मिल जाएगा। ऐसे में अब नया समझौता 10 साल के लिए वैध होगा और ऑटोमेटिक आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको भारत के लिए बहुत बड़ी भू राजनीतिक जीत मानी जा रही है और ये गुत्थी किसी और ने नहीं दोस्तों, बल्कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सुलझाई है। जी हां, दरअसल चाबहार बंदरगाह समझौते के लिए विदेश मंत्री जयशंकर जी ईरान में है। ईरान पहुंचने से पहले उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ भी चर्चा की थी। तो वहीं आपको बता दें चाबहार बंदरगाह पर भारत के साथ तालिबान भी नजर आया। ऐसे में उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल है जो लोग यूपीएससी की, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, एक करंट अफेयर्स के तौर पर, जहां चाबहार बंदरगाह आखिर जरूरी क्यों है भारत के लिए। तो आपको बता दें चाबहार बंदरगाह को आईएनएसटीसी परियोजना के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर लंबी मल्टी मोड परिवहन परियोजना है। भारत ने टर्मिनल में $85 मिलियन का निवेश करने का वादा किया था और पहले ही कुछ मिलियन डॉलर के क्रेन और अन्य उपकरण उपलब्ध करा चुका है। ऐसे में पाकिस्तान को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसे में मोदी के चाणक्य जयशंकर जी को आप लोग थैंक यू कहना मत भूलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को, हमारे इन खबरों को प्रिपरेशन करने वाले लोगों तक भी आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ताकि खबर के साथ साथ वो लोग अपने आप को अपडेट भी रख सकें आपकी ही तरह। चलते हैं खबर की तरफ, जहां पर मुइजू के फिर बिगड़े बोल। अब कहा मालदीव छोटा देश नहीं, बाहरी पक्ष को नहीं होना चाहिए चिंतित। जी हां, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के भारत विरोधी बयान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुइजू ने शनिवार को कहा कि मालदीव कोई छोटा देश नहीं है। हिंद महासागर में द्वीप राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों से किसी बाहरी पक्ष को चिंतित नहीं होना चाहिए। चीन परस्त नेता मुइजू की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारतीय सैन्य कर्मियों का पहला जत्था द्वीप राष्ट्र को छोड़ चुका है। ये सैन्य कर्मी भारत की ओर से उपहार में दिए गए हेलीकॉप्टर का संचालन करने के लिए माले में तैनात थे। देश के शीर्ष पद पर पहुंचने से पहले मुइजू ने देश में इंडिया आउट अभियान भी चलाया था। इसके बाद पिछले साल नवंबर में वो द्वीप राष्ट्र के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने भारत से कहा था कि वो द्वीप राष्ट्र से अपने करीब 90 सैनिकों को वापस बुलाए। और अब ये कहना कि मुइजू द्वारा की मालदीव एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन उन्होंने जो ये बात कही कि मालदीव को लेकर बाहरी पक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में एक समय था दोस्तों जब मालदीव एक छोटे से छोटे चीज के लिए भारत के सामने हाथ फैलाता था, भारत से मदद मांगता था, भारत की राय लेता था। और आज भारत को ये अकड़ दिखा रहा है कि हम लोग सक्षम हैं, हमारे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मुइजू का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा अपने माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट खबर बता दें, सीएए लागू होने के बाद गुजरात सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया। 18 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत
की नागरिकता भी दे डाली। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में रह रहे पाकिस्तान के 18 हिंदू शरणार्थियों को शनिवार को एक शिविर में भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई। इस शिविर में राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी शामिल हुए। 2016 और 2018 की राजपत्र अधिसूचनाएं राज्य में अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ के जिला कलेक्टर को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार देती है। इसी के साथ अहमदाबाद जिले में रहने वाले पाकिस्तान के कुल 1167 हिंदू शरणार्थियों को अब तक भारतीय नागरिकता दी गई है। जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित शिविर में सांघवी ने शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की और उनसे नए भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह भी किया है। बहरहाल दोस्तों, क्या आप इन 18 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के लिए वेलकम करेंगे या नहीं, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर। जस्ट लोकसभा चुनाव के बाद होंगे विधानसभा चुनाव जम्मू और कश्मीर में। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 4 विधानसभा चुनावों की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर चुनाव पर आयोग ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनावों की घोषणा करेगा। आपको याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे। जी हाँ, चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ मतदान न कराने की वजह भी बताई। आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में हर उम्मीदवार को सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी, जो ऐसे समय में संभव है ही नहीं जब पूरे देश में चुनाव हो रहे हों। जम्मू कश्मीर में सभी दलों की मांग है कि विधानसभा चुनाव संसदीय चुनावों के साथ होना चाहिए। तो वहीं पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने कहा कि ये एक साथ नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 12 उम्मीदवार होंगे, जिसका मतलब 1000 से अधिक उम्मीदवार होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को सुरक्षा देने में फोर्स लगेंगी, जो कि इस समय संभव है ही नहीं। अब ऐसे में दोस्तों, क्या चुनाव आयोग ने जो ये फैसला लिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा के चुनाव होने चाहिए और होंगे भी, अगर आप भी इसका सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ विपक्षी दलों को आप क्या कहेंगे दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करवाने की भी बात कह रहे हैं। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पर लोकसभा चुनाव के बाद ब्रिटेन भारत के बीच हो सकता है बहुत बड़ा समझौता। ब्रिटिश अधिकारी ने दी बहुत बड़ी जानकारी। जी हां, ब्रिटेन और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता बोले तो FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर चल रही वार्ता का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, कोई रिजल्ट नहीं आया है। ब्रिटेन के एक अधिकारी ने कहा कि भारत में होने वाले आगामी चुनावों तक इस समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। बीते सप्ताह दोनों देशों के बीच में 14वें दौर की बातचीत शुरू हुई थी। राइटर्स ने कहा कि भारत और ब्रिटेन 2 साल के लिए मुक्त व्यापार समझौते को लेकर रुक रुक कर बातचीत कर रहे हैं और दोनों देश 2024 में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। FTA वार्ता को लेकर एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा, कोई भी पक्ष बातचीत से दूर नहीं जा रहा है। समझौते को अंतिम रूप देने के लिए जिस स्तर तक हमको अपनी बातचीत स्पष्ट करनी है, अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने नए व्यापार समझौते को लेकर अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर चुके हैं। ऐसे में जैसा कि ये डील लोकसभा चुनाव के बाद होगा, क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या पीएम मोदी जी ही होंगे जो इस डील को कर रहे होंगे या कोई और होगा प्रधानमंत्री भारत का? देखते हैं क्या है इस पर भारत की जनता की राय जो इन खबरों को देख रहे हैं। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में भगत सिंह के पुण्यतिथि कार्यक्रम के लिए सुरक्षा की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर। जी हाँ, पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 93 यानी 93rd पुण्यतिथि मनाने के लिए अगले सप्ताह आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम की अचूक सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए शनिवार को यहाँ एक अदालत में याचिका दायर की गई। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान द्वारा लाहौर उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की गई है। याचिका में अदालत से आग्रह किया गया कि वो किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सरकार को यहाँ शादमान चौक पर 23 मार्च को होने वाले कार्यक्रम के लिए अचूक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा द्वार लगाने का निर्देश दें। आपको बता दें कि अब तक पंजाब सरकार ने इस पर कोई सुरक्षा नहीं दी है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, ताइवान ने चीनी युद्धपोतों को दी बड़ी चेतावनी। मिसाइलें दिखाकर इलाके से खदेड़ते हुए चाइना के युद्धपोतों को पीछे धकेल दिया। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद ताइवान की गर्माहट को देख तुरंत अपने आप को पीछे ले लिया चाइना के युद्धपोतों ने। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच स्थित ताइवान जल डमरू मध्य में तनाव चरम पर है। इस क्षेत्र में लगातार चीनी युद्धपोत घुसपैठ कर रहे हैं। शनिवार को लगातार दूसरे दिन चीन ने ताइवान जल डमरू मध्य के पास स्थित ताइवानी द्वीपों के नजदीक तटरक्षक जहाजों को भेजा। हालांकि ताइवान की चेतावनी के बाद यह चीनी युद्धपोत पीछे लौट गए। ताइवान के तटरक्षक ने कहा कि शनिवार सुबह 4 चीनी तटरक्षक नौकाएं ताइवान नियंत्रित कीनमैन द्वीपों के प्रतिबंधित जल क्षेत्र में प्रवेश कर गई, जो चीनी तट से लगे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि ताइवान के अधिकारियों ने जब उन्हें तुरंत पीछे लौटने की चेतावनी दी, इसके बावजूद वे 1 घंटे तक इलाके में रुके रहे। जब ताइवान ने अपनी मिसाइलें दिखाई तब चीनी जहाज पीछे लौट गए। जी हाँ, इसका फुटेज भी जारी किया गया है दोस्तों। ताइवान
यूक्रेन के तटरक्षक के द्वारा। ऐसे में आज की इस खबर से ये पता चलता है कि किसी भी छोटे देश को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? साथ ही साथ बता दें अगली खबर, सीएए पर सवाल उठा रहे पश्चिमी देशों को विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिखाया आईना गिनाए उनके कानून। दरअसल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सीएए पर सवाल उठा रहे पश्चिमी देशों को आईना दिखाया है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी की ओर से सीएए पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि भारत कोई पहला देश नहीं है जो इस तरह का कोई बिल लाया हो। दुनिया में इस तरह के कानून के बहुत सारे उदाहरण हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं उनके यानी अमेरिकी लोकतंत्र में दोष पर सवाल नहीं उठा रहा हूं या उनके सिद्धांत या अन्य चीजों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं उनके उस समझ पर सवाल उठा रहा हूं जो हमारे इतिहास के बारे में उनकी समझ है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कहेंगे कि भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं, वो समस्याएं पैदा ही नहीं हुई जिसे सीएए कानून में एड्रेस किया गया हो। अगर आप कोई प्रॉब्लम को लेते हैं और उसमें से ऐतिहासिक प्रसंग को मिटाकर उसे सैनिटाइज कर राजनीतिक सुधार का तर्क बनाए और फिर आप कहें कि मेरे पास सिद्धांत है और आपके पास सिद्धांत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा अपना सिद्धांत है, इन्हीं सिद्धांतों से हमारा एक सिद्धांत विभाजन के समय लोगों के प्रति हमारा दायित्व था जिसे पूरा किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको विस्तार से बताया है। दोस्तों ऐसे में लाख कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से अमेरिका को समझाने की, कुछ विदेशी लोगों को, विदेश के नेताओं को, पड़ोसियों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि भारत ने सीएए से किसी की नागरिकता छीनी नहीं है बल्कि नागरिकता उल्टा दी ही है। फिर भी ये बात दोस्तों अमेरिका जैसे देश को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आखिर किस भाषा में समझना चाहते हैं ये देश? क्या है इस पर आपकी राय जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से की बात, पाकिस्तान की पूरी मदद करेंगे जैसा दिया बयान। जी हाँ, सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भरोसा दिया कि वो आर्थिक संकट से गुजर रहे उनके देश को पूरा समर्थन देंगे। सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान के कम विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में राशि पाकिस्तान के बैंक में जमा कराया और नकदी संकट से जूझ रहे देश की मदद की है। इसके बावजूद पाकिस्तान को और ज्यादा विदेशी कर्ज की आवश्यकता है। शहबाज शरीफ खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और अधिक कर्ज के लिए अलग से बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें इमरान खान ने चुनाव धांधली पर निकाली अपनी भड़ास। कहा पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हो जाएंगे हालात। जी हाँ, जेल में बंद पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक यानी फाउंडर इमरान खान ने 2024 के आम चुनावों की आलोचना करते हुए भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी स्थिति होगी क्योंकि देश की उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी हैं। जियो न्यूज ने बताया कि रावलपिंडी की आदियाला जेल में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान इमरान खान ने कहा मेरी सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। उन्होंने आगे दोहराया कि वो किसी सौदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा शासकों के साथ बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर चीज झूठ पर आधारित है, जैसे चुनाव झूठ था, सुरक्षा खतरा भी झूठ था। नेक्स्ट खबर बता दें, आखिर क्यों नहीं भेजा भारत 11 साल से पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिकों को भारत अब तक क्यों नहीं भेजा? जी हाँ, सिंध हाई कोर्ट की पाकिस्तानी सरकार को फटकार। दरअसल पाकिस्तान की एक अदालत ने 11 साल पहले गिरफ्तार किए गए एक भारतीय नागरिक को अदालती आदेशों के बावजूद निर्वासित करने में विफल रहने पर गृह मंत्रालय की आलोचना की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि संबंधित सचिव को यह सफाई देने के लिए बुलाया जाएगा कि उनका विभाग ऐसे मामलों में किस तरह काम कर रहा है। शनिवार को डॉन समाचार पत्र ने यह खबर दी है कि सिंध उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम खान आगा की एकल पीठ ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय को मामले के तथ्यों से अच्छी तरह वाकिफ अधिकारी नियुक्ति करने या अगली सुनवाई के दौरान अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बताते, राष्ट्रपति चुनाव के बीच व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बुरी खबर रुक सकती है। यूक्रेन में ईरान की मदद। जी हां, रशिया में चुनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परेशानी बढ़ गई है। जहां लगातार यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध में ईरान रशिया की मिसाइल, ड्रोन, हवाई बम भेजकर बड़ी मदद कर रहा था, तो वहीं अब उस पर रोक लगती दिखाई दे रही है। अब G7 समूह ने ईरान को चेतावनी दी है। G7 समूह ने ईरान को संदेश दिया है कि रशिया को मिसाइल ना भेजे। अगर उसने ऐसा किया तो उसको सख्त परिणाम भुगतने होंगे। He will have to face the certain consequences। जी हाँ, G7 देशों ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान ने करीबी या दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को भेजी तो उसको दंड का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां पर रशिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल भी दूसरे दिन जारी रहा मतदान। आखिर कब आएंगे नतीजे आपको बता दें। रशिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के दूसरे दिन शनिवार को भी मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। रविवार को रात 8 बजे तक वोटिंग जारी रही। चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 6 साल का एक और अतिरिक्त कार्यकाल मिलना तय माना जा रहा है। देश के 11 टाइम जोन के साथ ही यूक्रेन के अवैध रूप से कब्जाए क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों में मतदान जारी है। ये चुनाव स्वतंत्र मीडिया और प्रतिष्ठित अधिकार समूहों के दमन, पुतिन को राजनीतिक व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण देने और यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को के युद्ध के 2 साल पूरे होने के बाद हो रहा है। चुनाव परिणाम 7 मई को घोषित किए जाएंगे। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या व्लादिमीर पुतिन ही होंगे अगले राष्ट्रपति रशिया के या कोई और होगा? खैर, कोई और तो टक्कर में है ही नहीं पुतिन के साथ ही साथ। अगली
अगली खबर बता दें, मरीन कमांडो के सामने समुद्री लुटेरों ने टेके घुटने, आईएनएस कोलकाता ने बचाया एमवी रूएन जहाज। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना के हिंद और अरब सागर में बढ़ते प्रभाव का एक और उदाहरण देखने को मिला है। नौसेना सोमालियाई लुटेरों से एक जहाज को बचाने की कोशिश कर रही है। बचाव अभियान के दौरान समुद्री लुटेरों ने नौसेना के युद्धक जहाज पर हमला भी किया। भारतीय नौसेना ने व्यापारी जहाज के चालक दल के साथ संपर्क स्थापित किया है। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने कहा कि जहाज में 15 से अधिक दल बुल्गारिया, अंगोला और म्यांमार से है। अधिकारी के मुताबिक समुद्री लुटेरों ने भारतीय नौसेना पर गोलीबारी की थी, लेकिन उनके खिलाफ मरीन कमांडो ने अपना ऑपरेशन पूरा कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए भारतीय नौसेना के अधिकारी ने कहा कि अपहरण किए गए जहाज एमवी रूएन पर समुद्री डाकुओं की संख्या 30 से अधिक है। नौसेना ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक समुद्री लुटेरों के जहाज के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ऐसे में लगातार दोस्तों हमारी भारत की नौसेना अपना परचम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला रही है, और आज पूरी दुनिया भारतीय नौसेना की गाथा गाती नजर आ रही है। जी हाँ, ऐसे में आप लोग भी कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा भारतीय नौसेना को उसके परचम लहराने को लेकर। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तान को मिला पहला जासूसी जहाज PNS रिजवान। भारत के INS ध्रुव से हो रही है इसकी तुलना। जी हाँ, पाकिस्तानी नौसेना को अपना पहला जासूसी जहाज मिल गया है। इस जासूसी जहाज का नाम PNS रिजवान है। PNS रिजवान का निर्माण चीन ने किया है। पाकिस्तानी नौसेना के इस पहले जासूसी जहाज का खुलासा सैटेलाइट इमेजरी से किया गया। पाकिस्तान ने अभी तक इस जासूसी जहाज को लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया है। पाकिस्तान के पहले जासूसी जहाज को भारत के INS ध्रुव का जवाब माना जा रहा है। INS ध्रुव को 2021 में उपग्रह और बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमताओं के साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसमें अगर आप भी मानते हैं कि जब पाकिस्तान के इस PNS रिजवान को चाइना ने बनाया है तो चाइना का माल कैसा होता है दोस्तों आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। आखिर भारत के इस ध्रुव का कैसे मुकाबला करेगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, क्या है भारत के सामने सबसे बड़ी पाकिस्तान को लेकर सैन्य चुनौती। दरअसल CDS चौहान ने पाकिस्तान को लेकर बड़ी चौंकाने वाली बात कही है। बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान भले ही आर्थिक रूप से कमजोर चल रहा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, यानी भारत के लिए खतरा है। साथ ही CDS ने चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर भी चिंता जाहिर की है। एक कार्यक्रम में CDS ने कहा कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं। CDS ने कहा कि पाकिस्तान सैन्य तौर पर अभी भी काफी मजबूत है और हम इससे वाकिफ हैं। दरअसल कार्यक्रम के दौरान CDS अनिल चौहान से पूछा गया था कि 21वीं सदी में भारत के सामने सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती क्या है, जिसके जवाब में CDS ने कहा, जहां तक सुरक्षा बलों की बात है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन का उभार और चीन के साथ जारी सीमा विवाद है। हमारे दो पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारे मतभेद हैं, दोनों की गहरी दोस्ती है और दोनों देश हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती का दावा करते हैं और दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश भी हैं। CDS ने सेना के सामने जो सबसे बड़ी एक और चुनौती बताई है वो है लड़ाई की बदलती परिभाषा। उन्होंने कहा कि हमें नए हथियारों, तकनीक और रणनीति की जरूरत है, साथ ही संगठन के स्तर पर भी बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। चुनौती यह है कि हमें समय पर सही दिशा में सही कदम उठाने होंगे। जी हाँ, ये बयान है दोस्तों CDS अनिल चौहान जी का। खैर, आप लोग इनके बयान को किस नजरिए से देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में सेना की चौकी पर बड़ा आतंकी हमला, 2 अधिकारियों समेत 7 जवानों की मौत, विस्फोटक भरी गाड़ी लेकर आए थे आतंकी। जी हाँ, पाकिस्तान में आतंकियों ने उत्तरी वजीरिस्तान में सेना की एक पोस्ट पर हमला बोल दिया, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह हुए इस हमले में आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरे वाहन को सैन्य प्रतिष्ठान में घुसा दिया। हमले के चलते इमारत का हिस्सा ढह गया और आतंकी उसी रास्ते अंदर घुस आए थे। इस आतंकी आत्मघाती हमले में 2 अधिकारियों समेत 7 जवान मारे गए हैं पाकिस्तान के, जिसमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन और 5 सिपाही थे। पाकिस्तानी सेना ने 6 आतंकियों के मारे जाने की भी जानकारी दी है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, 7 चरणों में चुनाव कराने पर भड़की TMC, कहा यह देश की भावना के खिलाफ है। चुनाव आयोग को भी खरी खोटी सुनाया। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में कराने के लिए निर्वाचन आयोग की आलोचना की है। तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के फैसले को देश में संघवाद की भावना के खिलाफ बताया। आयोग के हाल के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान पार्टी ने मांग की थी कि मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव 1 या 2 चरणों में कराए जाएं। पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य एवं परिवार राज्य मंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि कई चरण की चुनाव प्रक्रिया के कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कमी आई थी। उन्होंने कहा कि राज्य के मतदाता बेहतर मतदान के लिए 1 या 2 चरण की चुनाव प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में दोस्तों TMC को लगता है कि 7 चरणों में चुनाव से TMC को घाटा होगा, जबकि रियलिटी यही है दोस्तों कि इस बार बंगाल की जनता TMC को जवाब देती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, कांग्रेस ने भी इस पर घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव केवल 3 या 4 चरणों में ही कराने चाहिए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान है। दरअसल कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में चुनाव का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह दौरा करना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव 3 या 4 चरणों में पूरा होना
होना चाहिए था। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन मोदी जी 7 चरण देख रहे हैं, रख रहे हैं। इसका मतलब है कि वो हर जगह दौरा करना चाहते हैं। इस देश में मैंने भी लगभग 12 चुनाव लड़े हैं और मुश्किल से 4 चरण होते थे। कभी भी ये 1 चरण का भी होता था। मैंने तो 2 चरण भी देखे हैं, लेकिन अक्सर इसके अधिकतम 4 चरण होते थे। खड़गे ने कहा कि 7 चरणों में चुनाव कराने का मतलब है कि लगभग सभी विकास कार्य रुक जाएंगे। लगभग 70-80 दिन रुकना। कल्पना कीजिए कि देश कैसे प्रगति करेगा। चुनाव आचार संहिता के कारण सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी, बजट खर्च नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के तारीखों के बाद कहा कि मैं हेडलाइन पर नहीं डेडलाइन पर काम करने वाला आदमी हूं। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी के जीवन में आ रहे छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव सुर्खियों में नहीं आ पाते हैं, लेकिन सच ये है कि इन बदलावों से इन लोगों का जीवन बहुत आसान हुआ है। पीएम मोदी ने इस दौरान भारत में स्टार्टअप्स और मुद्रा योजना की भी बात कही है। उन्होंने ड्रोन दीदी और रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों द्वारा डिजिटल पेमेंट्स के तरीकों पर अपनाए जाने का खास उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, अपना लक्ष्य भी बताया कि वो 2029 नहीं बल्कि 2047 के लिए लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। 4 जून को मतगणना होगी। 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग होने वाली है। पूरा शेड्यूल आपको बताते हैं। पूरा चुनाव 7 फेज में होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई को, चौथा चरण 13 मई को, 5वां फेज 20 मई को, 6वां फेज 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 10 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 4 राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मतदान पूरा हो जाएगा। 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 3 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इसके चरण के साथ 2 और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएंगे। और अंतिम चरण की बात करें यानी 7वें चरण की, तो 1 जून को 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी हाँ, साथ ही दोस्तों आप स्क्रीन पर यह भी देख सकते हैं कि पहले चरण में वोटिंग किन राज्यों में खत्म हो जाएगी, ऐसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें चरण में कौन से राज्य में वोटिंग होंगी। साथ ही साथ इसी मुद्दे पर आपसे एक सवाल भी हमारा दोस्तों, देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। दरअसल लोकसभा की कुल 543 की जगह 544 लोकसभा सीटों पर तारीखों का ऐलान क्यों किया गया है, क्या है इसके पीछे का लॉजिक दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। देखते हैं किस किस को ये बात पता है। और खासकर आपको हम ये बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होंगे। जी हाँ, ये 3 ऐसे राज्य है जहाँ पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर जहाँ पहली बार 85 साल से अधिक उम्र वाले लोग घर बैठकर दे सकेंगे वोट। आखिर कैसे? दरअसल चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए 85 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से वोट सुविधाओं की भी घोषणा कर दी है। ये पहली बार है कि चुनाव निकाय घर से वोट की सुविधा प्रदान कर रहा है। आयोग ने विकलांग लोगों और उन लोगों के लिए भी कई प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की है जिन्हें सुलभ और समावेशी मतदान सुनिश्चित करने के लिए सहायता की आवश्यकता है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति घर से मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्रों पर स्वयं सेवक और व्हील चेयर तैनात रहेंगे। विकलांग व्यक्ति और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम एप्लीकेशन भी है। तो वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, कहा इस बार भी आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सह बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि राज्य की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी के साथ जीत हासिल करने के लिए संकल्पित हैं। सम्राट ने दावा किया कि पिछली बार की ही तरह इस बार भी बिहार में आरजेडी का खाता तक नहीं खुलने वाला। साथ ही साथ अगर आपका भी वोटर आईडी कार्ड खो गया है दोस्तों, तो डोंट वेरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मिनटों में अप्लाई कर सकते हैं डुप्लीकेट वोटर कार्ड। जी हाँ, इलेक्शन का टाइम आ चुका है। अगर आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है, खो चुका है, पहले था लेकिन खो चुका है, तो आपको बता दें कि आप उसके लिए री अप्लाई कर सकते हैं। अगर वोटर आईडी कार्ड कहीं खो गया है तो आप भी डुप्लीकेट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है दोस्तों, हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि एफआईआर की एक कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी अगर खो गया है तो। उसके अलावा
डॉक्यूमेंट्स में एक पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस और पहचान प्रमाण भी शामिल होना चाहिए। इसके बाद इस फॉर्म को अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास जमा करवा दें। आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। इस नंबर की मदद से आप राज्य निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। जी हां, साथ ही साथ बैंक का चक्कर छोड़िए, पीएम सूरज पोर्टल को लेकर बड़ी खबर, सरकार दे रही है 15 लाख रुपए तक का लोन। जी हां, केंद्र सरकार लगातार हर रोज कोई ना कोई योजना लॉन्च कर रही है। अभी हाल ही में फरवरी में लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं अब प्रधानमंत्री द्वारा एक और योजना लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत बिजनेस के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन इस पीएम सूरज पोर्टल के जरिए दिया जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।